हेलो नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं, या गुरु पूर्णिमा का गुरु कौन है और इसे किसके नाम पर गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। आखिर गुरु पूर्णिमा क्या है, इसका गुरु कौन है और इसे किसके नाम से जाना जाता है, या फिर कहें कि गुरु की परिभाषा क्या है और गुरु की कसौटी पर महामानव, कारुणिक, तथागत, सम्यक संबुद्ध कितने खरे उतरते हैं, इसे जानने का आज हम प्रयास करते हैं। इसके बारे में भाषा वैज्ञानिक व जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी कहते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो गुरु पूर्णिमा है, इसी को आषाढ़ पूर्णिमा या फिर धम्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। इसका मतलब गुरु पूर्णिमा को ही हम सभी आषाढ़ पूर्णिमा कहते हैं, या आषाढ़ पूर्णिमा को ही हम सभी गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और इस आषाढ़ पूर्णिमा को क्या हुआ था कि इसी पूर्णिमा को एक बहुत ही बड़ी घटना घटित हुई थी, जिस घटना को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महामानव, कारुणिक, तथागत, सम्यक संबुद्ध ने पहली बार गुरु के रूप में आषाढ़ माह की पूर्णिमा को ऋषिपत्तन, वर्तमान सारनाथ के मृगदाव वन में सबसे पहले शिक्षा देने का काम सार्वजनिक रूप से किया। यही मुख्य कारण है कि कारुणिक, तथागत, सम्यक संबुद्ध गुरु हुई, और यह घटना इस आषाढ़ पूर्णिमा को घटित हुई। इसी कारण इसे आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अब आगे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि महामानव, कारुणिक, तथागत बुद्ध ही गुरु हैं, तो इन्हें हम कुछ तथ्यों की कसौटी पर परखने का प्रयास करते हैं, और इसके बारे में आगे प्रोफेसर साहब क्या बताते हैं वो जानते हैं। तो इसकी कसौटी क्या है? कसौटी एक में देखते हैं कि महामानव, तथागत, सम्यक संबुद्ध गुरु हैं, जिनके द्वारा दी गई सभी शिक्षाएं प्राचीन भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व जगत में फैली, जैसे यूनान, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, चीन, जापान, इंडोनेशिया, कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि वो कौन ऐसा गुरु है कि जिनकी शिक्षाएं दुनिया भर के देशों में फैली, और हमारी जानकारी में महामानव तथागत बुद्ध के सिवा दूसरा ऐसा कोई गुरु इतिहास में नहीं मिलता है जिनकी शिक्षाओं का प्रसार
दुनिया भर में हुआ हो। प्रोफेसर साहब आगे बताते हैं कि अंग्रेजी की थियरी शब्द की उत्पत्ति जो है वो थियर शब्द से हुई है, जिसे अंग्रेजी के एक विद्वान डॉक्टर रामविलास शर्मा हुए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि थियर शब्द से ही अंग्रेजी के थियरी शब्द का विकास हुआ। और कसौटी 2 में परखते हैं कि महामानव तथागत सम्यक संबुद्ध ही एक ऐसे गुरु हुए जिनकी शिक्षाएं भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व जगत में फैली और अलग अलग भाषाओं में अनुमोदित की गईं। इस तिब्बती भाषा में तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का बहुतायत मात्रा में अनुवाद हुआ। आज भी बहुत सारे इतिहासकार प्राचीन काल की जानकारी के लिए तिब्बत जाकर के वहाँ से जानकारी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ चतुर चालाक लोगों के द्वारा उनके स्थलों या उनकी शिक्षाओं को नष्ट ही कर दिया गया। चीनी भाषा में, कोरियाई भाषा में, सोवियत भाषा में, नेपाली में, थाई में, सिंघली भाषा में, जापानी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में अनुवादित की गईं और किसी की नहीं महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध की शिक्षाएं मंगोलियन, संस्कृत, खोतानी भाषा में भी, वर्मी, लाओ भाषा में अनुवादित की गई। अब तीसरी कसौटी पे हम देखते हैं जिनके कारण दुनिया भर में शिक्षा ज्ञान के केंद्र खोले गए। हमारे अपने प्राचीन भारत में जो शिक्षा के केंद्र खोले गए वो तो शायद हम आप में से जो इतिहासकार हैं वो जान रहे होंगे, को जानकारी होगी, उनको पता होगा कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, तिलहरा, इसी तरह से भारतीय पुरातत्व के पास लगभग 70 से अधिक प्राचीन शिक्षा के केंद्र अर्थात बौद्ध विहार या बौद्ध महाविहारों को खोजा जा चुका है, जिन्हें आज विद्यालय या महाविद्यालय कहते हैं। आगे प्रोफेसर साहब बताते हैं कि नालंदा बौद्ध महाविहार का इतना क्रेज था कि जहाँ पर भारत ही नहीं दुनिया भर के छात्र यहाँ पर ज्ञान अर्जित करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। 9वीं सदी में सीलोन, वर्तमान जो आज श्रीलंका है, वहाँ पर नालंदा शिक्षण संस्थान या नालंदा बौद्ध विहार खोला गया था और 15वीं सदी में तिब्बत में नालंदा महाविहार बनवाया गया। 18वीं सदी में भूटान में नालंदा महाविहार बनवाया गया और अब वर्तमान 21वीं सदी में जापान में नालंदा महाविहार बनवाया गया। आगे प्रोफेसर साहब कहते हैं कि यही कारण है कि महामानव तथागत बुद्ध ही वो ऐसे गुरु हैं जिनके कारण पूरी दुनिया में शिक्षा के केंद्रों को खोला गया। महामानव कारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध ही वो एक ऐसे गुरु हैं जिनके ज्ञान को पाने के लिए विदेशी ट्रैवलर्स या विदेशों से लोग चल करके तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करते थे। ज्ञान पिपासु लोग अर्थात ज्ञान की चाहत रखने वाले लोग विदेशों से चल करके भारत में आते थे
और महामानव तथागत बुद्ध अर्थात विश्व गुरु की शिक्षाओं को ग्रहण करते थे। अनेकों बौद्ध विद्वान विदेशों से भारत आए। कुछ के तो पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हैं, जैसे फाहियान, फैंसांग, इत्सिंग, कोरियन जो पात्री आए। अनेकों बौद्ध विद्वान भारत आए। गुणभद्र, धर्मरुचि, रत्नमती, बोधिरुचि, ये सभी बौद्ध विद्वान चीन में किसी और की नहीं बल्कि तथागत बुद्ध की ही शिक्षाओं को लेकर के गए थे। विदेश, शांतरक्षित, कमलशील, अर्यदेव, अतिश, ये सभी बौद्ध विद्वान तथागत बुद्ध गुरु की शिक्षाओं को ही लेकर के तिब्बत गए। हजारों की संख्या में प्राचीन काल में बौद्ध विद्वान पूर्वी एशिया के सभी देशों में गए। इसी से यह सिद्ध होता है कि महामानव करुणिक तथागत बुद्ध ही वो ऐसे गुरु हैं जिन्हें विश्व गुरु कहा जाता है, और उन्हीं के नाम पर यह वैशाख पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अनेक बौद्ध विद्वान भारत से तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर के विदेशों में गए, और विदेशों से अनेक ज्ञान की लालसा रखने वाले या बुद्ध की शिक्षाओं को पाने के लिए विदेशों से चल करके भारत में आए। आगे प्रोफेसर साहब ने बताया है कि कारुणिक तथागत बुद्ध ही वो विश्व गुरु हैं। अनेकों देशों में शिक्षण संस्थानों में जुलाई के माह में ही या महीने से ही सत्र की शुरुआत होती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश भारत में भी यूजी हो या फिर पीजी हो, स्नातक या परास्नातक, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का जो सत्र की शुरुआत होती है वो जून के आखिरी माह जुलाई से शुरू होती है। इसका क्या कारण है, इसे भी जानते हैं। हम सभी में से किसी ने यह विचार नहीं किया कि आखिर ऐसा क्यों। ये हमारे ही प्राचीन भारत की एक अवधारणा थी जो यहाँ से पश्चिमी देशों में गई और फिर वहाँ से यहाँ भारत में आई। जून के अंतिम और जुलाई की शुरुआत में ही वैशाख पूर्णिमा भी आती है, जब कारुणिक तथागत बुद्ध ने प्रथम बार अर्थात पहली बार शिक्षा देने की शुरुआत की थी। यही मुख्य कारण है कि चाहे यूजी, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, इन सभी के सत्र जुलाई माह से ही स्टार्ट होते हैं, ना कि जनवरी से या फरवरी से या मार्च, अप्रैल, मई या जून से। यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा की पहचान है। बौद्ध परंपरा में वैशाख पूर्णिमा से ही वर्षावास प्रारंभ होता है, तो हम सभी को यह पता होना चाहिए कि वर्षावास के दौरान बौद्ध भिक्षु या भिक्षुनियाँ क्या करते थे। ये सभी बौद्ध भिक्षु संघ बना करके बौद्ध विहारों में रहकर अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया करते थे, और वर्षावास के दौरान चारिका के लिए नहीं जाया करते थे। गुरु पूर्णिमा से वर्षावास का आरंभ होना
और अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ करना। यह प्रमाणित करता है या साबित करता है कि गुरु पूर्णिमा ही आषाढ़ पूर्णिमा है और यह आषाढ़ पूर्णिमा ही धम्मचक्र प्रवर्तन है। और इस गुरु पूर्णिमा के गुरु महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध ही हैं। इसके पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं। आप सभी लोगों ने जेतवन विहार का नाम सुना है, जो कि श्रावस्ती में है। वहाँ पर अनाथ पिंडक ने बहुत सारे बौद्ध मठों का निर्माण करवाया था। उन्हीं में एक बौद्ध विहार या मठ था जिसे गंधकुटी कहते हैं। वहीं पर महामानव तथागत बुद्ध जा कर के रुका करते थे और उसी जेतवन में महामानव तथागत बुद्ध ने सबसे ज़्यादा दिनों तक आश्रय लिया और सबसे अधिक शिक्षाओं का प्रदान किया। जब सन 1863 में कर्निंघम महोदय ने जेतवन विहार की जानकारी हासिल करके उसकी खुदाई करवाई, तो कई सारे पुरातत्ववेताओं ने या इतिहासकारों ने इसका विरोध किया था और कहा था कि जेतवन नहीं है, यह जेतवन नहीं है जिसे कर्निंघम महोदय ने खुदवाया है। परंतु कर्निंघम महोदय अपनी बात पर अडिग थे। कुछ ही ऐसे स्थल हैं जहां पर कर्निंघम महोदय की खोज असफल रही है, बल्कि उन्होंने अधिकांश बौद्ध स्थलों की जो जानकारी दी वो बिल्कुल सटीक निकली। वहाँ के बौद्ध विहार संख्या 19 की नींव एक ताम्रपत्र मिला था, जो कि गढ़वाल नरेश गोविंद जी का है। राजा जयचंद उन्हीं के वंशज थे। इस पत्र पर 27 पंक्तियाँ लिखी हुई थी। उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि यही बौद्ध भिक्षु जो हैं वही गुरु हैं। और राजा गोविंद चंद ने 6 गांवों को दान में दिया था। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण नहीं है कि राजा गोविंद चंद ने बौद्ध भिक्षुओं को अपना गुरु मानकर 6 गांव जो जेतवन विहार के लिए दान दिए, वो तिथि कौन थी? संवत 1186 आषाढ़ पूर्णिमा, दिन सोमवार था। यदि हमारे किसी भी भाई को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वह 1186 का कैलेंडर उठा करके देख सकता है। यह एक पुरातात्विक साक्ष्य है कि गुरु पूर्णिमा को दान देने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जो कि 12वीं सदी में भी कायम थी। आपने इसे सुना। आप सभी का धन्यवाद।